Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली। और हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर 8 चल रहा था, आधारिक संरचना, चैप्टर नंबर 8 था, है ना। इसको हमने कंप्लीट किया था। आधारिक संरचना को हमने समझा था और हमने आधारिक संरचना के चैप्टर को कंप्लीट किया। अब आज हम क्या करने वाले हैं? हम चैप्टर 8 आधारिक संरचना के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आधारिक संरचना की व्याख्या कीजिए। तो आधारिक संरचना क्या होती है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो आंसर देखिए, क्या है आंसर? समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती हैं, उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करती हैं। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधाएं, स्कूल कॉलेज सहित देश की शैक्षिक व्यवस्था, अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल और बैंक, बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली शामिल हैं। अब क्या होता है? आधारिक संरचना हम किसे कह सकते हैं, ये हमें बताया है। समस्त सहयोगी संरचना जो देश के विकास को संभव बनाती हैं, यानी ऐसी समस्त संरचनाएं और ऐसी योजनाएं जो हमारे देश के विकास को संभव बनाती हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? आधारिक संरचना, है ना। हमारे देश की आधारिक संरचना हम उसे ही कहेंगे जो हमारे देश के विकास को संभव बनाएगी, हमारे देश को आगे बढ़ाएगी। ठीक है। इन सामाजिक संरचना की समस्त सहयोगी संरचना में हम किन किन को ले सकते हैं? जैसे सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधाएं और स्कूल कॉलेज सहित देश की शैक्षिक व्यवस्था कैसी है ना। और अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल और बैंक, बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली शामिल है। अब ऐसी संरचना जो हमारे देश के विकास को संभव बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? हम आधारिक संरचना कहते हैं। और ये सब, ठीक है, ये जो इतनी सारी जो इसमें बताई गई हैं, ये हमारी क्या होंगी? ये सब समस्त सहयोगी संरचनाएं होंगी जो हमारे देश के विकास को संभव बनाती हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, आधारिक संरचना को विभाजित करने वाले दो वर्गों की व्याख्या कीजिए। दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं? अब हमने आधारिक संरचना को पढ़ा था चैप्टर में। तो हमने आधारिक संरचना के दो पार्ट को पढ़ा था, एक सामाजिक और आर्थिक। सेम उसी का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आधारिक संरचना को विभाजित करने वाले दो वर्गों की व्याख्या कीजिए और दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं, हमें ये भी बताना है। तो आप सब इसका आंसर देखिए। आधारिक संरचना को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, सामाजिक और आर्थिक, है ना। ये बात हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी कि हम आधारिक संरचना को दो भागों में बांटते हैं, सामाजिक और आर्थिक। ऊर्जा, परिवहन और संचार आर्थिक श्रेणी में आते हैं, जबकि शिक्षा व स्वास्थ्य और आवास सामाजिक आधारिक संरचना की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, है ना। अब आधारिक संरचना को हमने दो श्रेणी में बांट दिया। कौन कौन सी में बांटा? सामाजिक और आर्थिक। अब सामाजिक क्या होती है और आर्थिक क्या होती है? तो देखो, ऊर्जा, परिवहन और संचार आर्थिक श्रेणी में आते हैं। अब आर्थिक श्रेणी में कौन आता है? ऊर्जा, परिवहन और संचार, जो कि हमारे देश के आर्थिक विकास में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। और सामाजिक में कौन आते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। ये सामाजिक आधारिक संरचना में आते हैं, जो हमारी आर्थिक विकास के साथ साथ हमारे सामाजिक विकास में भी हेल्प करते हैं ना। ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अब आगे का क्या दिया है? सामाजिक संरचना की आर्थिक संरचना पर निर्भरता। अब हमें इनकी निर्भरता बतानी होगी कि किसकी किस में कितनी और कैसी निर्भरता होती है ना। कौन किस पे किस तरह से निर्भर करता है ना। तो जैसे मान के चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप स्टडी करते हो तो आप किस पर निर्भर करते हो? आप अपने टीचर पर निर्भर करते हो कि टीचर आपको कितने अच्छे से पढ़ा रहा है। आप अपने टीचर पर निर्भर हो, है ना। और आपका टीचर आपके लिए निर्भर है, आप पर निर्भर है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, है ना। तो एक स्टूडेंट अपने टीचर पर निर्भर होता है और टीचर अपने स्टूडेंट पर, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं जब स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आता है और टीचर की मेहनत सफल हो जाती है ना। ठीक वैसे ही सामाजिक
संरचना आर्थिक संरचना पर कैसे निर्भर है, हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सामाजिक, हम पहले ये देख लेते हैं कि सामाजिक संरचना आर्थिक संरचना पर कैसे निर्भर करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र भी परिवहन, संचार और ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तथा इनके बिना विकसित नहीं हो सकते। आवास के लिए भी परिवहन की आवश्यकता पड़ती है ताकि माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, तथा संचार की भी समन्वय के लिए आवश्यकता पड़ती है। किसी न किसी रूप में ऊर्जा की भी घरों के निर्माण में आवश्यकता पड़ती है। अब हमारी सामाजिक संरचना, जैसे कि हम अच्छी तरह जानते हैं, सामाजिक संरचना में क्या आ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र और आवास, है ना। तो ये सब आर्थिक संरचना पर कैसे निर्भर करते हैं, तो हमारी जो सामाजिक संरचना है उसकी हम आर्थिक संरचना पर निर्भरता पड़ रहा है ना। तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र भी किस तरह डिपेंड होते हैं, परिवहन और संचार और ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, है ना। हमारे जो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र हैं वो परिवहन, संचार और ऊर्जा का प्रयोग करते हैं जिसके बिना विकसित नहीं हो सकते। आवास के लिए भी परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, वो तो पड़ती है। अगर हम कहीं रहते हैं तो उसके लिए हमें परिवहन यानी आने जाने के लिए पड़ती है ना ज़रूरत, वही मतलब है यहाँ पर, ताकि माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, है ना। संचार की भी समन्वय के लिए आवश्यकता पड़ती है। किसी न किसी रूप में ऊर्जा की घरों के निर्माण में भी आवश्यकता पड़ती है ना। तो हमारी जैसे ऊर्जा हुई, ठीक है, दूसरा हमारा संचार हुआ और तीसरा हमारा परिवहन हुआ। इन तीनों आर्थिक संरचनाओं की हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सामाजिक संरचना पर इस तरह से निर्भरता होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब दूसरा हमारा क्या है, आर्थिक संरचना की सामाजिक संरचना पर निर्भरता। अब हमारी आर्थिक संरचना की सामाजिक संरचना पर क्या निर्भरता है, तो अब हम वो देखते हैं। ठीक है, शिक्षित और स्वस्थ लोग ही परिवहन सेवाएं, संचार सुविधाएं और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जिस व्यवस्था में एक सुदृढ़ आर्थिक संरचना उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर हम एक सुदृढ़ सामाजिक संरचना होने की आशा नहीं कर सकते। संचार एवं परिवहन स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के उपयोग को प्रभावित करते हैं। अब जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा कि किस तरह से सामाजिक संरचना आर्थिक संरचना पर निर्भर करती है, ठीक यहाँ भी वैसा ही है कि आर्थिक संरचना की सामाजिक संरचना पर निर्भरता कैसे है। अब शिक्षित और स्वस्थ लोग, अब जो लोग शिक्षित होंगे यानी जो पढ़े लिखे होंगे और जो स्वस्थ होंगे, पूरी तरह से हेल्दी होंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसे ही लोग परिवहन यानी ऐसे ही लोग आना जाना करेंगे, ऐसे ही लोग संचार सुविधाएं और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, क्योंकि शिक्षित लोग भी करेंगे और स्वस्थ लोग भी, है ना। क्योंकि अशिक्षित लोग और अस्वस्थ लोग, पहले तो अशिक्षित लोगों के पास नॉलेज नहीं होगा तो वो परिवहन सेवाएं और संचार सुविधा और ऊर्जा उत्पादन जैसी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, और अस्वस्थ लोगों के पास अपनी बीमारी में ही अपना पैसा लगाएंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा और शायद उनकी ऐसी हालत भी नहीं होगी कि वो इन सब चीज़ों का यूज़ करें, है ना। तो जिस अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ आर्थिक संरचना उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर हम एक सुदृढ़ सामाजिक संरचना होने की आशा नहीं कर सकते। अब इससे क्या स्पष्ट हो जाता है हमारा कि जहाँ पर आर्थिक संरचना उपलब्ध नहीं है ना, वहाँ पर हम सामाजिक संरचना की आशा नहीं कर सकते। संचार एवं परिवहन स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के उपयोग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, आपने आधारिक संरचना को समझा। ठीक है, आधारिक संरचना को दो श्रेणी में बांट दिया था हमने, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, और उसके बाद हमने सामाजिक संरचना की आर्थिक संरचना पर निर्भरता देखी और उसके बाद आर्थिक संरचना की सामाजिक संरचना पर निर्भरता। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई इस क्वेश्चन में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आधारिक संरचना उत्पादन का संवर्धन कैसे करती है। अब हमारी जो आधारिक संरचना है वो उत्पादन का संवर्धन कैसे करती है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। आधारिक संरचना वे आधारभूत सेवाएं प्रदान करती है जिसकी आवश्यकता सभी क्षेत्रकों को होती है। अब हमारी आधारिक जो संरचना है वह ऐसी सेवाएं प्रदान करती है जिसकी आवश्यकता सभी क्षेत्रकों को होती है ना। पहला का देखो, संरचनात्मक ढांचा वह समर्थन प्रणाली है जिस पर आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता निर्भर करती है।
संरचनात्मक ढांचा वह समर्थन प्रणाली है जिस पर आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता निर्भर करती है। खा क्या है? आधुनिक कृषि भी काफी हद तक एक तीव्र एवं बड़े पैमाने पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक के उत्पादन और परिवहन के लिए आधुनिक रेल एवं ऊर्जा पर निर्भर है। गा क्या है? आधुनिक समय में कृषि एवं उद्योग, बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर भी निर्भर है। घा क्या है? संरचनात्मक ढांचा हमें शिक्षित लोग प्रदान करता है जिनकी उत्पादकता अनपढ़ एवं अकुशल लोगों से कहीं अधिक होती है। डा क्या है? संरचनात्मक ढांचा हमें स्वस्थ लोग प्रदान करता है जिसकी उत्पादकता उनके समकक्षों से कहीं अधिक होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक संरचना उत्पादकता को बढ़ाती है और आधारिक संरचना का निर्माण करती है, जबकि आधारिक संरचना मानव उत्पादकता में सुधार करती है और मानव पूंजी का निर्माण करती है। मतलब क्या है? हमारी जो आधारिक संरचना है उसने हमें कैसी सेवा से कितनी सेवाएं प्रदान करती है और उसकी आवश्यकता सभी क्षेत्रकों में होती है ना। हमारा ये फर्स्ट वाला संरचनात्मक ढांचा वह प्रणाली है जिस पर आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी हमारी जो अभी की अर्थव्यवस्था है वह कार्यकुशलता से निर्भर कर सकती है। ठीक है। दूसरा, कृषि भी काफ़ी हद तक तीव्र एवं बड़े पैमाने पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक के उत्पादन और परिवहन के लिए आधुनिक रेल एवं ऊर्जा पर निर्भर करती है। कहीं ना कहीं हमारी कृषि, ये हमने माना कि बहुत पुरानी बात है, कृषि काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन अब हमारी जो कृषि है वह बीज पर, अच्छे बीजों के लिए, अच्छे कीटनाशक के लिए, उर्वरक के लिए और उत्पादन और परिवहन के लिए आधुनिक रेल एवं ऊर्जा पर निर्भर करती है ना। सामान को लाने ले जाने में परिवहन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। इस तरह वह उत्पादन का संवर्धन करती है। आधुनिक समय में कृषि एवं उद्योग, बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर भी निर्भर है। अब आधुनिक समय यानी आज के समय में हमारी जो कृषि है वो किस पर निर्भर हो गई है? बैंकिंग सुविधाओं और बीमा पर, है ना। संरचनात्मक ढांचा हमें शिक्षित लोग प्रदान करता है। अब हमारी आधारिक संरचना का जो संरचनात्मक ढांचा है वो हमें शिक्षित लोग प्रदान करता है जिनकी उत्पादकता अनपढ़ एवं अकुशल लोगों से कहीं अधिक होती है। अब लोग शिक्षित होंगे तो उनका काम करने का तरीका, उनके एक समाज में रहने का तरीका कम शिक्षित यानी अनपढ़ कहना गलत है, अशिक्षित एवं अकुशल लोगों से कहीं अधिक होती है ना। अब नेक्स्ट क्या है? संरचनात्मक ढांचा हमें स्वस्थ लोग प्रदान करता है जिनकी उत्पादकता समकक्षों से कहीं अधिक होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक संरचना उत्पादकता को बढ़ाती। अब इसमें क्या हमें स्वस्थ लोग मिलते हैं जो कि उत्पादकता उनकी कहीं अधिक होती है, क्योंकि एक अस्वस्थ व्यक्ति शायद उतना काम नहीं कर सकता जितना एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है ना। तो आर्थिक संरचना की उत्पादकता को बढ़ाती है और आधारिक संरचना का निर्माण करती है, जबकि आधारिक संरचना मानव उत्पादकता में सुधार करती है और मानव पूंजी का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इसमें अच्छे से क्वेश्चन दिख रहे हैं, शायद मुझे ठीक से दिख रहे हैं, आपको भी क्लियरली क्वेश्चंस दिख रहे हैं और उनके आंसर भी। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के आंसर को वीडियो के साथ नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जिससे मैं पढ़ा रही हूँ इसके PDF की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन या पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक कहीं भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए फिर से ट्राई करूँगी। तो कम बैक टू द टॉपिक। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना योगदान देती है। क्या आप सहमत हैं? कारण बताइए। अब आपसे पूछा गया है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में, यानी कोई जो देश है उसके आर्थिक विकास में आधारिक संरचना अपना योगदान देती है, और अगर देती है तो उसका आपको कारण बताना है। अगर किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना योगदान देती है, अगर आप इस बात से सहमत हो गए हैं तो आपको उसका कारण भी बताना है ना। तो हाँ, आंसर क्या है? हाँ, मैं सहमत हूँ कि संरचनात्मक ढांचा एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में अधिकतम योगदान देता है।
यदि संरचनात्मक ढांचे के विकास पर सही रूप से ध्यान नहीं दिया गया तो वह आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक विकास में 2 आयाम शामिल हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और वास्तविक उत्पादन में वृद्धि। अब क्योंकि हम इस बात से सहमत हैं कि हाँ, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में आधारिक संरचना जो हमारी है वो योगदान देती है, तो अब हमें इसका कारण भी बताना है। मैं सहमत हूँ कि संरचनात्मक ढांचा एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में अधिकतम योगदान देता है ना। हमारा जो आधारिक संरचना है और आधारिक संरचना का संरचनात्मक ढांचा है वो अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। यदि संरचनात्मक ढांचे के विकास पर सही रूप से ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा, आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न आ सकती है ना। तो आर्थिक विकास में 2 आयाम शामिल हैं, कौन से? जीवन की गुणवत्ता में सुधार और वास्तविक उत्पादन में वृद्धि। तो इन दोनों को भी अच्छे से देखते हैं। पहला क्या है? वास्तविक उत्पादन पर आधारिक संरचना का प्रभाव। अब हमारे वास्तविक उत्पादन पर आधारिक संरचना का क्या प्रभाव होता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता आधारिक संरचना पर निर्भर करती है। आधुनिक कृषि भी काफ़ी हद तक अपने आदानों की आपूर्ति एवं मशीनों के लिए आधारिक संरचना पर निर्भर है। यह संचार, परिवहन एवं ऊर्जा का अनेक रूप में प्रयोग करती है। आधुनिक समय में कृषि और उद्योग, बीमा और बैंकिंग सेवाओं पर भी निर्भर है। आधारिक संरचना हमें शिक्षित लोग प्रदान करती है जिनकी उत्पादकता निरक्षर एवं अकुशल लोगों से ज़्यादा होती है। यह हमें स्वस्थ जनशक्ति भी प्रदान करता है जिसकी उत्पादकता उनके अस्वस्थ समकक्षों की तुलना में कहीं आर्थिक होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है वो कार्य कुशलता आधारिक संरचना पर है, यानी कि कार्य की कुशलता, यानी ऐसा नहीं कि जो चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं है, बल्कि कार्य की कुशलता, कार्य को ठीक तरह से किया जाता है ना। आधुनिक की कृषि जो होती है वो भी काफ़ी हद तक काय पे निर्भर हो चुकी है, मशीनों के लिए आधारिक संरचना पर निर्भर है ना। मशीनें हैं तो ये सब किसके कारण है? आधारिक संरचना के कारण। तो कृषि भी कहीं ना कहीं आधारिक संरचना पर निर्भर हो गई है। ये संचार, परिवहन एवं ऊर्जा का अनेक रूप में प्रयोग करती है। अब हमारी जो आधारिक संरचना है वह संचार, परिवहन एवं ऊर्जा का अनेक रूपों से प्रयोग करती है। आधुनिक समय में कृषि और उद्योग, बीमा और बैंकिंग सेवाओं पर भी निर्भर है। अब अगर हम आज के समय में देखें तो हमारी जो कृषि है वो कहाँ है? वो काय पे निर्भर हो गई है? डिपेंड बैंकिंग पे, बीमा पर, क्योंकि आजकल पैसे का लेन देन हम बैंक और बैंकिंग सेवाओं पर करने लगे हैं, है ना। आधारिक संरचना हमें शिक्षित लोग प्रदान करती है। अब हमारी जो आधारिक संरचना है वह हमें शिक्षित लोग प्रदान करती है जो कि जिनकी उत्पादकता निरक्षर एवं अकुशल लोगों से ज़्यादा होती है। अब शिक्षित लोग हैं तो उनकी कार्य कुशलता अशिक्षित लोगों से कहीं ज़्यादा होती है। यह हमें स्वस्थ जनशक्ति भी प्रदान करती है जिसकी उत्पादकता उनके अस्वस्थ समकक्षों की तुलना में कहीं आर्थिक होती है। अब हमारी जो आधारिक संरचना है वह हमें स्वस्थ लोग प्रदान करती है, जिससे क्या होता है, उनकी उत्पादकता अस्वस्थ लोगों से काफ़ी अधिक होती है। हमारी आधारिक संरचना में शिक्षा और स्वास्थ्य हैं ही इम्पॉर्टेंट, तो ये हमें शिक्षित और स्वस्थ लोग प्रदान करती है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब दूसरा क्या दिया है हमारा? जीवन की गुणवत्ता पर आर्थिक संरचना का प्रभाव। तो क्या है जीवन की गुणवत्ता पर आर्थिक संरचना का प्रभाव? जल आपूर्ति, सफाई, आवास आदि में सुधार का अस्वस्थता पर जो विशेष तौर पर जल संक्रामक रोग से होती है भारी प्रभाव पड़ता है। जब बीमारी होती है तो उसकी गंभीरता भी आधारिक संरचना की उपलब्धता से कम हो जाती है। एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। परिवहन, संवाद, बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा सबकी उपलब्धता जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है ना, जीवन की गुणवत्ता पर आधारिक संरचना का प्रभाव किस तरह से हो रहा है? जल आपूर्ति, सफाई, आवास आदि में सुधार का कर हमने क्या किया? सफाई, आवास, जल आपूर्ति, इन सब में सुधार कर अस्वस्थता पर जो विशेष तौर पर जल संक्रामक रोगों से होती है। अस्वस्थता किससे होती है? विशेष तौर पर संक्रामक
जल संक्रामक रोग, क्योंकि प्रदूषित जल से लोगों में जल संक्रामक जैसे रोग होते हैं जिससे अस्वस्थता होती है ना, जिससे भारी प्रभाव पड़ता है। जब बीमारी होती है तो उसकी गंभीरता भी आधारिक संरचना की उपलब्धता से कम हो जाती है, क्योंकि बीमारी काफ़ी हद तक बहुत बेकार होती हैं, है ना, जिससे आधारिक संरचना की उपलब्धता से भी कम हो जाती हैं। एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता बेहतर होती है। परिवहन, संवाद, बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा सबकी उपलब्धता जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है। एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता कब बेहतर होती है? जब वह परिवहन, संभाल, बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा इन सब की उपलब्धता उसके जीवन में हो जाती है तो जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है, उसमें सुधार हो जाता है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत में ग्रामीण आधारिक संरचना की क्या स्थिति है? अब हमें ये बताना है कि हमारे भारत में ग्रामीण आधारिक संरचना की स्थिति कैसी है। तो आंसर देखो इसका, भारत में ग्रामीण आधारिक संरचना की स्थिति बहुत दयनीय है। दयनीय का मतलब होता है जिसे देखकर हमें दया आ जाए, यानी कि बेकार, यानी कि जिस पर संकट है, यानी कि ये बहुत बेकार स्थिति है। किसकी है? आधारिक संरचना की। भारत में ग्रामीण आधारिक संरचना, भारत में सबकी स्थिति बेकार नहीं है, लेकिन जो हमारी ग्रामीण आधारिक संरचना है यानी गाँव में होने वाली आधारिक संरचना, उसकी स्थिति बहुत बेकार है। तो फर्स्ट देखो का ऊर्जा। अब ऊर्जा किस तरह से है हम आधारिक संरचना में ये देखते हैं। 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवारों में बिजली की सुविधा है। 43 परिवार आज भी मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90% परिवार खाना बनाने में जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऊर्जा, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा आधारित संरचना को देखते हैं तो क्या होता है, 2001 की जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे भारत के गांव में अभी भी 56% यानी 56% लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके पास लाइट की व्यवस्था है। लेकिन 43% लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, मिट्टी के तेल से दिए जला रहे हैं और उससे उनके घर में रोशनी होती है। ग्रामीण क्षेत्र में 90% परिवार ऐसे हैं जो गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो जैव ईंधन यानी लकड़ी और गोबर से बने कंडे और सूखे पत्तियाँ, इन सब से बने चूल्हे पे खाना बनाते हैं। मतलब 90% लोग, ठीक है। तो इस तरह से ऊर्जा है, ठीक है। अब जल की आधारिक संरचना ग्रामीण क्षेत्र में कैसी है ये पढ़ते हैं। केवल 24% ग्रामीण परिवारों में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है। लगभग 76% लोग कुआं, टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर आदि जैसे पानी के खुले स्रोत का प्रयोग करते हैं। अब जल की आधारिक संरचना क्या है ग्रामीण क्षेत्र में कि 24% लोग ऐसे हैं जिनके पास नल, मतलब जिनके घर में नल का पानी आता है। लेकिन अभी भी 76% लोग कैसे हैं, ऐसे हैं जिनके घर में पानी नहीं आता नल से, बल्कि वे कुआं, टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर इन सब पानी के स्रोत से पानी लेकर आते हैं, ठीक है। अब वहीं बात करें सफाई की आधारिक संरचना ग्रामीण क्षेत्र में कैसी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 20% लोग को सफाई की सुविधा उपलब्ध है। कितने लोगों को? केवल 20% लोगों को। बाकी 80% लोग सफाई नाम से अभी जान पहचान नहीं है उनकी, उन्हें कोई मतलब नहीं है ना। तो केवल कितने लोग हैं जिनके पास सफाई सुविधा उपलब्ध है? 20%। अब स्वास्थ्य आधारित संरचना कैसी है ग्रामीण क्षेत्र में? भारत की 70% जनसंख्या गांव में रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 20% अस्पताल स्थित हैं। ग्रामीण भारत में कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने हैं। लगभग 7 लाख बेड में से केवल 11% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा से वंचित लोगों के प्रतिशत में 1986 में 15 से 2003 में 24 की वृद्धि हुई है। अब अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में हमारी स्वास्थ्य सुविधा को देखते हैं तो क्या होता है, 70% लोग ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या पूरी हमारी कहाँ रह रही है? गांव में। हमारी 100% जो जनसंख्या है, उस 100% जनसंख्या में से 30% लोग कहाँ रह रहे हैं? सिटी में, और 70% लोग हमारे गांव में रह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में यानी भारत में केवल 20% अस्पताल स्थित हैं। इसके बावजूद हमारे ग्रामीण इलाकों में केवल 20% हॉस्पिटल्स हैं, है ना।
तो ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी वहीं पर ज़्यादा होने थे, पर इसका अपोजिट है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं हैं। लगभग 7 लाख बेड है ना, कितने हैं? केवल 11%। पूरे टोटल बेड कितने हैं? 7 लाख, लेकिन 11% ही उनमें से गांव में हैं। भारत में कुल दवाखाने के लगभग आधे दवाखाने हैं। भारत में जितने दवाखाने हैं उनसे लगभग आधे, या कहो तो वो आधे भी ना हो गांव में, बहुत कम है। और जो हैं वो भी कैसे हैं? प्राइवेट सेक्टर वाले, यानी निजी क्षेत्र के दवाखाने ज़्यादा मिलेंगे। ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा से वंचित लोगों के प्रतिशत। अब अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोगों का प्रतिशत देखें जिन्हें अच्छी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो 1986 में 15 से 2003 में 24 की वृद्धि हुई। जब 1986 में ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अच्छे तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही और वो उनसे वंचित हैं, यानी उन्हें नहीं मिल पाई हैं। 1986 में देखा तो 15% लोग ऐसे थे जिन्हें नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन अब 2003 में वही बढ़कर कितनी हो गई है? 24, यानी वह स्थिति कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी गांव में, वह बढ़कर 24% हो गई है, जबकि उसे घटना चाहिए था, पर वह लगातार बढ़ी ही है ना। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में आधारिक संरचना कैसी है? तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऊर्जा, जल, सफाई और स्वास्थ्य, और इनमें गांव की स्थिति देखने के बाद आपको खुद समझ में आया होगा कि हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक संरचना किस तरह की है। तो आपको क्या लगता है, इस आधारिक संरचना में सुधार होना चाहिए या नहीं? गांव में इन सब चीज़ों से लोगों को बाहर निकलना चाहिए या नहीं? आप बताना, ठीक है। अब हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हम आज एक और क्वेश्चन नंबर 6 और कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी 7 के आगे के क्वेश्चंस को हम कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम स्लो करते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आएंगे और हम नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं और समझ में भी अच्छे से आएगा। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। बाकी हम 7th क्वेश्चन से रेगुलर कल करेंगे। तो लास्ट आज का जो क्वेश्चन है 6th, उसे देखो आप। ऊर्जा का महत्व क्या है? ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत में से अंतर कीजिए, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ऊर्जा का क्या महत्व है और ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत में अंतर, है ना। तो आपने चैप्टर में ऊर्जा को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था और ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत भी मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे। तो जिसने उस चैप्टर के उस वाली वीडियो को देखा है उसे आंसर बहुत अच्छे से आ गया होगा, पर जिसने नहीं देखा उसके लिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, आंसर देखते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पहला का ये उद्योग के लिए आवश्यक है। हम ऐसे एक भी उद्योग को उदाहरण नहीं ढूंढ सकते जहाँ ऊर्जा का प्रयोग ना होता हो। खा क्या है? यह कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशकों, मशीनरी के उत्पादन एवं परिवहन। गा घरों में भी खाना पकाने, रोशनी करने तथा गर्म करने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा का प्रयोग होता है। अब इससे को हम समझते हैं। पहले क्या दिया है? किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया, यानी किसी भी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया है उसमें ऊर्जा का एक अपना और खुद का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। यह उद्योग के लिए आवश्यक है, यह किसी भी तरह के उद्योग के लिए आवश्यक है और किसी भी तरह नहीं, यह हर तरह के उद्योग के लिए आवश्यक है। ऐसा हम कोई उद्योग का उदाहरण नहीं ढूंढ सकते जिसमें ऊर्जा खर्च ना होती हो, यानी ऊर्जा का प्रयोग ना होता हो। हर उद्योग में ऊर्जा का प्रयोग होता है, ठीक है। यह कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, मशीनरी के उत्पादन एवं परिवहन में, ठीक है। घरों में भी हम खाना पकाने में ऊर्जा का यूज़ करते हैं। अब जैसे घरों में हम खाना पकाने में देख लेते हैं कि लाइट से कुछ लोग हीटर पर खाना बनाते हैं, और अब इंडक्शन जैसी मशीनें चलने लगी हैं जो लाइट से हम खाना बना सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं जिन्हें हम चार्ज कर उन पर खाना बनाते हैं। रोशनी करने में, लाइट जलाने में, है ना, गर्म करने में, यानी घर को गर्म करने में, जैसे ठंड के दिन में घर को गर्म करने के लिए कुछ हीटर जैसी चीज़ें आने लगी हैं, पहले से भी आती हैं।
तो इस तरह से हम ऊर्जा का यूज़ करते हैं, है ना। ऊर्जा का हम हर जगह यूज़ करते हैं। अब क्या है, ऊर्जा के व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक स्रोत में अंतर। तो क्या अंतर है ऊर्जा के गैर और व्यावसायिक स्रोत में? यहाँ है ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत और यहाँ ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत। अर्थ। अब ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत और ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत को इन्होंने पहले इसका अर्थ बताया है। ऊर्जा के वे स्रोत जो बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं उन्हें ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत कहा जाता है। यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें हम बाजार में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं उन्हें हम व्यावसायिक स्रोत कहेंगे, यानी हम उन्हें बिजनेस सोर्स कहते हैं। बिजनेस सोर्स यानी वही होंगे जिन्हें हम खरीद और बेच सकते हैं, तो वे हमारे व्यावसायिक स्रोत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट दूसरी तरफ क्या दिया है, ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत। तो ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत क्या होंगे, जिन्हें बाजार में ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, और इंग्लिश में हम इन्हें कमर्शियल सोर्स कहते हैं, है ना। जिनसे हम बिजनेस नहीं कर सकते उन्हें कहेंगे हम नॉन कमर्शियल सोर्स, और बिजनेस करेंगे उन सोर्स को हम कहेंगे बिजनेस सोर्स। तो ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत समझ में आ गए। अब उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं। कोयला, पेट्रोल और विद्युत के व्यावसायिक स्रोत हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल और विद्युत ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत हैं काय के, ऊर्जा के। और वहीं पर अगर इस साइड हम देखें गैर व्यावसायिक स्रोत के एग्जाम्पल्स, तो हमें दिया है जलाऊ लकड़ी, सूखा गोबर, कृषि और अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, ये होंगे ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत के एग्जाम्पल। अब नवीकरणीयता। अब नवीकरणीयता क्या है, ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत प्रायः पन बिजली एक अपवाद है, समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के जो व्यावसायिक स्रोत हैं वो समाप्त हो जाते हैं, पर गैर व्यावसायिक जो स्रोत हैं वो पुनर्नवीनीकरण हो सकता है, उनका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत और गैर व्यावसायिक स्रोत पढ़े, और ये हमने चैप्टर में भी बहुत अच्छे से कवर किया था। जिसको यहाँ थोड़ा नहीं आता है समझ में, तो वो चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में देख सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये 6 क्वेश्चन आपके आज क्लियर हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही आप वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे। अब कल से हम क्या करेंगे, कल से हम जो 7 के बाद जब हमारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, इनको देखेंगे, और ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप कल इन क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, थैंक यू। अब हम मिलेंगे कल 7 क्वेश्चन से। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।